मैंने आपको बताया था कि डूबता हुआ जो जहाज़ है उसमें सबसे पहले चूहे साथ छोड़ देते हैं। उनका एक सेंस होता है कि वो समझते हैं जहाज़ डूब रहा है तो सबसे पहले वो निकल जाते हैं। जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो बदल रहा है, इतनी तेज़ी की रफ्तार से बदल रहा है। और आप यकीन जानिए कल को कांग्रेस पार्टी की भी अगर सरकार आ जाती है, नॉन बीजेपी किसी पार्टी की, ये लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और उसी चेंज की तरफ, उसी बदलाव की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ यहाँ पर। जब धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि कंगना एक उंगली जब इधर दिखाती हैं तो 3 उंगलियां इनके ऊपर आती हैं, एक उंगली इधर दिखा रही हैं, 3, यानी पूरा उनको एक तरह से सबक भी देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आखिरी बात कि गांधी और गोडसे में चुनने के लिए इनको कहा गया तो उन्होंने कहा गांधी हमारे नेता हैं। हंसी आ रही है आपको? मुझे भी बहुत हंसी भी आई और मुझे बहुत हैरानी भी हुई, हंसी से भी ज़्यादा। वही मैंने कहा है कि चेंजिंग पॉलिटिकल ऑर्डर, राजनीति पूरे तरीके से बदल रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। फरवरी के महीने से लेकर अब तक मैं लगातार आपको पश्चिम एशिया में कैसे हालात बदल रहे हैं, ईरान की जंग के दौरान और जंग के बाद भी पूरी दुनिया का जो ऑर्डर है, यानी जो तरतीब है कि कौन सा देश कितना ताकतवर होगा, कौन सा देश कहाँ होगा, मैं लगातार आपको इस बारे में सूचना देती रही हूँ। कई तरह के पॉडकास्ट किए हैं, खासकर प्रवीण साहनी जी के साथ। ये जो बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है उसके बारे में आपको बताती रही हूँ। लेकिन आज इसी शब्द का इस्तेमाल कि वर्ल्ड ऑर्डर नहीं, भारत में जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो बदल रहा है। आज आपके सामने मैं वही गवाह और सबूत लेकर पेश हुई हूँ जिसमें आपको ये बताना चाहती हूँ कि भारत का जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो बदल रहा है, इतनी तेज़ी की रफ्तार से बदल रहा है कि पत्रकारों के लिए उसको रजिस्टर करना, उसको डॉक्यूमेंट करना, आपके सामने मैं कितने वीडियो आखिर बनाऊं जो आपको बताऊं कि पॉलिटिकल ऑर्डर जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद पूरे तरीके से रेडिकली बदल रहा है। मैंने आपको इससे पहले खबर सुनाई थी जब बाबा रामदेव, तथाकथित, जी हाँ, योगा टीचर जिनको प्यार से बाबा रामदेव कहा जाता है, उनके भक्तों के ज़रिए, जिनमें से ज़्यादातर लोग इस सरकार के भक्त हैं, सरकार के भी भक्त हैं, रामदेव के भी। रामदेव बड़े उन एडवोकेट्स में से, उन वकीलों में से माने गए नरेंद्र मोदी के। जाहिर है वो पूरी तरीके से बिजनेसमैन हैं, उनको जहाँ सत्ता नज़र आती है उस हिसाब से वो शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ उनका भला होता है, जहाँ कारोबार बेहतर होगा, वहीं उनकी लॉयल्टी, वहीं उनकी वफादारी होती है। मैंने आपको बताया था और इस बात को कुछ दिन भी नहीं गुजरे हैं जब मैंने आपको बताया था कि वो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में नहीं है, हमारी जो युवा पीढ़ी है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, आंदोलन उनका अधिकार है, और तमाम तरह से उन्होंने अपना पूरा रुख बदल दिया। मैंने आपको बताया था कि डूबता हुआ जो जहाज़ है उसमें सबसे पहले चूहे साथ छोड़ देते हैं। उनका एक सेंस होता है कि वो समझते हैं कि वो जहाज़ डूब रहा है तो सबसे पहले वो निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं किसी को चूहा कहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मौसम वैज्ञानिक, जी हाँ, मौसम का अंदाज़ा, बिगड़ते बदलते मौसम का अंदाज़ा रामदेव को हुआ। अब दूसरे बाबा को आपके सामने लेकर आई हूँ। उनको बाबा बागेश्वर भी कहा जाता है। वैसे उनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। कम उम्र के नौजवान आदमी है, चमकता हुआ चेहरा है। अक्सर इस तरह की बातें कहते हुए पाए जाते हैं। यानी मैं तो ज़ाहिर है किसी की भक्त नहीं हूँ, दुनिया में ऐसा कोई बाबा नहीं बना जो मुझे अपना भक्त बना सके। मैं तो सिर्फ एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होने के नाते दूर से इन लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ कि आखिर क्या ये देते हैं समाज को, जो समाज इनका भक्त बन जाता है, इनके तमाम तरह की सभाओं में हिस्सा लेता है, इनको लाखों पति नहीं अरबों पति बना देता है। चलिए एक किस्सा अभी थोड़ी देर के लिए, सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि कैसे रंग बदलती दुनिया में न कोई तेरा है न मेरा है। जो अब तक मोदी के थे वो किसी और के हो रहे हैं। रामदेव के बाद अब इस रंग बदलते भारत में बागेश्वर धाम ने कम से कम पिछले, बागेश्वर बाबा ने कम से कम पिछले 48 घंटे में उनके 5 मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं और बताया जा रहा है कि अभी वो जापान में हैं। वो हमारी राष्ट्रपति महोदया से भी मिले थे। इसके अलावा वहाँ उनसे एक कार्यक्रम में भाग लेने का भी उन्होंने अनुरोध किया। तो इन इंटरव्यूज़ में मैं आपके लिए क्या क्या नहीं करती, सोचिए आप। गोदी मीडिया के ये बड़े ही बदतरीन कार्यक्रम बैठ के घंटों आपके लिए देखे मैंने, ताकि आपको ये बता सकूं कि जो बदलता मौसम है उसका जो मिजाज है, आपके पास इतना वक्त नहीं होगा और मुझे पता है कि आप की ये नियत भी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हैं कि आप छोड़ चुके हैं इन घटिया चैनल्स को देखना, लेकिन मेरा तो काम है, क्या कर सकते हो। देखा मैंने इन इंटरव्यूज़ में, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात जो समझ में आई वो ये थी कि पूरे तरीके से पाला बदल रहे हैं जो बागेश्वर हैं। ये
जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, इसमें कई महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। क्यों ऐसा कह रही हूँ? ये मेरी कोई खाम ख्याली नहीं है, मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरा कोई ख्वाब नहीं है कि सारे बाबाओं को बीजेपी से शिफ्ट करके किसी और पार्टी में ले आऊँ। मुझे लगता है इनकी सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है सत्ता की पार्टी। और आप यकीन जानिए, कल को कांग्रेस पार्टी की भी अगर सरकार आ जाती है, नॉन बीजेपी किसी भी पार्टी की, ये लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और उसी इशारे की तरफ, उसी चेंज की तरफ, उसी बदलाव की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ यहाँ पर। तो इनको कहा गया टेलीविज़न इस इंटरव्यू में एबीपी पर कि ये तो पूकी बाबा कहलाए जाते हैं। मतलब इस तरह के नफ़रत परस्त लोग जो कि एक धर्म के नाम पर रैलियाँ करते हैं, हिंदू जगाओ रैली, हिंदू एकता रैली, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इन्हीं बाबा ने रैली की थी। और पूरी जो हमारे देश की अलग अलग भाजपा सरकारों कि जो एडमिनिस्ट्रेशन थे राज्यों के, वो उनके कदमों में आकर बिखर गए थे। इनको फैसिलिटेट किया गया था, मंत्री और मुख्यमंत्री इनके साथ चल के उन रैलियों में हिस्सा ले रहे थे। अब वो ये कह रहे हैं कि जेनजी, आप सोचिए कि जेनजी के पाले में समर्थन में बागेश्वर आ गए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री आ गए हैं। तो इनको इंट्रोड्यूस किया गया कि बड़ी पूकी बाबा हैं। पूकी बाबा का मतलब बहुत ही लवेबल इंसान, जिस पे प्यार आता है। मतलब धर्म के आधारित, धार्मिक राष्ट्रवाद पर आधारित ये राजनीति करते हैं ये लोग। अपने को ये आस्थावान कहते हैं इनके पास कोई जादू है, ये पर्ची वाले बाबा हैं और इनको पूकी कहा जा रहा है। तो ये क्या फरमा रहे हैं? तो ये पूरे तरीके से ये कह रहे हैं कि जेनजी को आंदोलन करने का अधिकार है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि हाँ, ये बात ज़रूर है, जेनजी को आंदोलन करने का अधिकार है। जेनजी शिक्षा, रोज़गार, विकास, इस सब से संबंध जेनजी का है, तो जेनजी को ये अधिकार होना चाहिए। तो पहली तो बात इन्होंने ये कही। दूसरी बात साथ साथ जोड़ दी ताकि इनके पूरे नंबर ना कट जाएं, थोड़े ही नंबर कटें। वो बोलने लगी कि भाई ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ इनको नहीं रहना चाहिए, हमारी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। और उसके बाद जब एंकर ने पूछा कि ये बताइए महोदय कि अभी जो बांग्लादेश और नेपाल में हुआ, क्या उस तरह का कुछ होने वाला है? तो कहने लगे अभी वहाँ तक बात नहीं पहुँची है, लेकिन हम अभी बॉर्डर पर हैं। यानी कह रहे हैं हालात बहुत ख़राब हैं। नरेंद्र मोदी जी फिर से सुन लीजिए, मेरी बात मत सुनिए तो अपने बाबा की बात सुन लीजिए। आप तो अभी आईआईटी दिल्ली में गए थे, बड़े कसीदे पढ़ रहे थे कि भाई बागेश्वर यहाँ होते तो और कुछ और बात होती। किसी बात में उनका रेफरेंस देते हुए कहने लगे। यानी आप सोचिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस, इंजीनियरिंग, ऐसी धरती पर बैठ के वहाँ खड़े होकर इस तरह के बाबाओं का नाम ले रहे थे। तो आप मेरी बात मत मानिए, इनकी बात मान लीजिए। ज़रा ये इनमें से, इन 5-6 में से एक इंटरव्यू देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी सरकार ख़तरे में है, पूरे तरीके से ख़तरे में। ये वही लोग हैं जो आपको कंधे पे उठाकर घूमते थे और आज कह रहे हैं कि वैसे हालात नहीं हैं, लेकिन बॉर्डर पर हैं। यानी कि पूरे तरीके से वैसे हालात बन रहे हैं। तो पहले उन्होंने कहा कि अधिकार है, जेनजी के साथ आ गए, कह रहे हैं आंदोलन ज़रूरी है, आंदोलन ज़रूरी है। याद है आपको शाहीन बाग के लोग, औरतें शाहीन बाग की और वो युवा जो जामिया के थे, जेएनयू के थे, एएमयू के थे, वो सड़कों पर उतरे थे। कुछ लोग, कुछ दर्जन लोग, क्या सलूक उनके साथ किया गया था। मतलब हमेशा हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी तबाह करने की कोई ऐसी नापाक कोशिश नहीं थी जो इस हुकूमत ने, और इस हुकूमत के जो बाबा हैं, ये सत्ता के जो बाबा हैं, दरबारी बाबा। मुग़लों के ज़माने में होता था कि उनके दरबार में रत्न हुआ करते थे कि भाई अकबर के 9 रत्न हैं और फ़लाँ के दरबारी, वही दरबारी बाबा हैं जो धर्म को सिर्फ बेचने का काम करते हैं। तो ये कह रहे हैं सीधे तौर पर कि फुहड़ता नहीं होनी चाहिए, लेकिन आंदोलन ज़रूरी है। उन बच्चों के साथ, उन लड़कों के साथ क्या सलूक किया गया, लड़कियों के साथ क्या सलूक किया गया। सफूरा ज़रगर को मैं याद दिलाना चाहती हूँ, गर्भवती लड़की को कितने दिन उन्होंने जेल में रखा। उमर खालिद, उसकी किस्मत को ऐसा लगता है कि पूरे तरीके से सत्ता के एक फ़ाइल में जैसे बंद कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं आंदोलन ज़रूरी है। पहले आंदोलन कितना ख़राब शब्द हुआ करता था। मेरे पास राइट्स नहीं, आपको ये वीडियो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आप ये अंदाज़ा लगाइए कि कैसे मौसम बदल रहा है। अब उसके बाद क्या बात आती है, कंगना रनावत की बात आती है कि भाई कंगना जो हैं, उन्होंने तो गटर जनरेशन कहा था। दिनेश गौतम बेहतरीन एंकर हैं, मतलब दरबारी मीडिया का हिस्सा होने के बावजूद TV9 पर यह इंटरव्यू है, मैं यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड उनकी तारीफ़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने इंटरव्यू लिया और हर तरह से बाबा को एक तरह से कॉर्नर करने की कोशिश की, तमाम सख्त सवाल पूछे। या तो उनको ये निर्देश था कि ये पूछ सकते हैं, या मुझे लगता है कि शायद अपनी खुद की बहादुरी से वो ये सवाल पूछ रहे थे, मुझे नहीं मालूम। उनसे पूछा गया कि गटर पीढ़ी कहा गया कंगना रनावत के ज़रिए, तो रामदेव, आपको मालूम, उन्होंने कहा था कि उनकी जवानी और उनका बचपन कैसे गुजरा और ख़ुद अपने गिरबान में झांक के देखें और पार्टी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ बागेश्वर को जब पुश किया गया धीरेन्द्र शास्त्री को, तो यहाँ पलट गए बाबा, कहने लगे कि हाँ हाँ,
कंगना रनावत को, पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। इस बात को हाँ बोला इन्होंने इस इंटरव्यू में कि हाँ, पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। आप सोचिए कि खुद बीजेपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी के नज़दीक बताई जाती हैं, अमित शाह के भी नज़दीक बताई जाती हैं, और उनके खिलाफ इस तरह से पब्लिक स्टैंड ले रहे हैं ये लोग, जबकि इनके पूरा बिजनेस जो इंटरेस्ट है, आप सोचिए कि ये पूरा जो एम्पायर है, बाबाओं ने ये जो आस्था के इर्द गिर्द ये तैयार किया है, ये पूरा एम्पायर, ये पूरा कारोबार, ये पूरा साम्राज्य बिना सत्ता की सांठ गांठ के कुछ हफ्ते नहीं चल सकता, कुछ साल तो भूल जाइए आप। तो सीधे तौर पर ये रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये रिस्क लेना ज़रूरी है। इधर सत्ता से सांठ गांठ तो ज़रूरी है ही, लेकिन अगर उधर पब्लिक में इनका जनाधार ही ख़त्म हो गया तो फिर बचेगा क्या? फिर इनको सुनने कौन आएंगे? इनकी सभाओं में कौन लोग आएंगे? तो इसलिए भी इस बात का अंदाज़ा लगाइए। तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हाँ, एक्शन लेना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये साजिश है अमेरिका की। जी हाँ, जिस नरेंद्र मोदी जो कहते थे विश्व गुरु बनाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप उनके इतने करीबी दोस्त हैं। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जब मिलते हैं तो एक बिजली सी कड़कती है, याद है आपको? कौन सी दरबारी एंकर थी जिन्होंने ये कहा था कि बिजली सी कड़कती है जब डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी मिलते हैं? और अब की बार ट्रंप सरकार, आज कहा जा रहा है कि अमेरिका की साजिश है। अमेरिका चाहता है कि भारत के बाज़ारों पे कब्ज़ा कर ले, इसलिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे ऐप्स के ज़रिए, जो कि अमेरिका और अमेरिकी कंपनियों के ज़रिए संचालित ये ऐप्स हैं, इसके ज़रिए एल्गोरिदम चेंज किया जा रहा है, और इसीलिए हमारे छात्रों को, हमारे युवाओं को भड़काया जा रहा है। जिन छात्रों को जाना था भजन क्लबिंग, वो जा रहे हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिन बच्चों को जाना था कांवड़ यात्रा में, वो बच्चे जाके अपने स्कूलों की स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। वो सड़कों पर आकर मांग कर रहे हैं कि हमारे पास सड़क नहीं है, स्कूल में पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, टॉयलेट नहीं है, टीचर नहीं आते, प्रिंसिपल को इस्तीफ़ा देना चाहिए, यहाँ पढ़ाई नहीं होती, हमारा भविष्य ख़राब हो रहा है। वो बच्चे सड़कों पे आ गए, वो युवा जो भजन क्लबिंग में जा रहे थे, जिसके लिए आपको याद है नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आया था, बड़े खुश हो रहे थे कि मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देखकर कि हमारे युवा भजन क्लबिंग में जा रहे हैं। तो अब नरेंद्र मोदी जी उतने ही बेचारे उदास हो गए होंगे कि भजन क्लबिंग से ये बच्चे, तो देखिए युवा हमारे तो जा रहे हैं, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं। हर दूसरी बात पे धमकी दी जाती है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आंदोलन कर दिया जाएगा। तो ये सोचिए आप पूरे तरीके से कि किस तरह से, जब धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि कंगना एक उंगली जब इधर दिखाती हैं तो 3 उंगलियां इनके ऊपर आती हैं, एक उंगली इधर दिखा रही हैं, 3, यानी पूरा उनको एक तरह से सबक भी देने की कोशिश कर रहे हैं, और पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई कॉकरोच पार्टी पे अपनी राय दीजिए, तो कह रहे हैं ये तो लोकतंत्र है, आंदोलन करना तो अधिकार है। उन्होंने कॉकरोच पार्टी बनाई तो आप हिट पार्टी बना लीजिए, यानी कॉकरोच से हिट कर दीजिए। इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण चीज़ें इसी जो तमाम इंटरव्यूज़ हैं, मैं अलग अलग इंटरव्यूज़ को एक तरह से आपके सामने कंपाइल करके मैं ये बता रही हूँ कि चंदा चोरी के मामले में काफ़ी उन्होंने गंभीरता से और बहुत ही सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि उनको दिल को आघात पहुँचा है और भगवान इनको दंड देगा और महापाप का महादंड होगा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। साफ साफ ये भी कहा कि अगर मेरे दफ्तर में या मेरे आश्रम में कुछ हो रहा है तो मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ जो निचले दर्जे के, नीचे जो लेवल के कर्मचारी हैं उनका दोष है, जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है। यानी सीधे तौर पे हमारे मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि अगर उनके रहते हुए, उनके ज़ेर तले अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उन लोगों की है जो बड़े नेता हैं। सीधे तौर पर आप देखिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ इशारा कर रहे हैं। और अब आखिरी 2 बातें, इनके सामने ये तस्वीर लगाई गई सामने और कहा गया कि राम रहीम, रामपाल, आसाराम, इनमें से कौन आपके पसंदीदा हैं? तो उन्होंने जनता से पूछ लिया कि क्या आपको पसंद है ये लोग, ये आपके आदर्श हैं? तो साफ तौर पे जनता ने मना किया। तो उन्होंने कह दिया ये लोग कोई संत नहीं है, ये हमारे आदर्श नहीं है। ये तीनों लोग, ये तीनों तथाकथित बाबा या संत नरेंद्र मोदी के लिए बाकायदा वोट मांगते हैं। उनके विचारधारा के स्तर पर हर तरह से नरेंद्र मोदी के साथ रहते हैं। बल्कि राम रहीम को तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है कि कितनी बार उनको पैरोल पर बाहर लाया गया है ताकि वो जो स्थानीय चुनाव हो रहे हैं या राज्य के चुनाव होते हैं वहाँ असर डालकर बीजेपी को जिता सकें। और इसके बाद आखिरी बात कि गांधी और गोडसे में चुनने के लिए इनको कहा गया तो उन्होंने कहा गांधी हमारे नेता हैं। हंसी आ रही है आपको? मुझे भी बहुत हंसी भी आई और मुझे बहुत हैरानी भी हुई, हंसी से भी ज़्यादा। वही मैंने कहा है कि चेंजिंग पॉलिटिकल ऑर्डर, राजनीति पूरे तरीके से बदल रही है, पूरे तरीके से पॉलिटिकल ऑर्डर भारत में बदल रहा है। रवि किशन और कंगना रनावत की तस्वीर दिखा के बोला तो पूरे तरीके से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया और कहा कि दोनों ही मेरे नेता नहीं हैं। तो अगर रामदेव बदल रहे हैं, सुहेल सेठ बदल रहे हैं, अगर धीरेन्द्र शास्त्री बदल रहे हैं, तो
तो आप यकीन जानिए कितना कुछ ऐसा है जो बदल रहा है, जिसको हम देख पा रहे हैं, और ऐसा भी जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं।